तो जैसा कि हमने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि ये एंथर के दो लोब हैं। सपोज ये एक लोब ये है, दूसरा लोब ये है। ये दोनों ही लोब बैक साइड में कनेक्टिव टिश्यू की हेल्प से क्या रहते हैं, अटैच रहते हैं। ठीक है, आगे से जो एंथर है वो समवट सेपरेट, एंथर लोब्स क्या है, थोड़े से सेपरेटेड रहते हैं। ये लॉन्गिट्यूडनल लाइन, ग्रूव कह सकते हैं इसको, लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव है साइड में जो है। क्लियर, देखिए तो हर एक लोब के अंदर, ये एक लोब है, दूसरा लोब, हर एक लोब के अंदर दो कैविटी होती है और ये जो कैविटी है इनको आप माइक्रोस्पोरेंजिया या स्पोरेंजिया कहते हो। तो इसके अंदर ये जो पोलन ग्रेन होते हैं, ये पोलन ग्रेन नॉर्मली कैसे होने चाहिए, एक दूसरे से अलग अलग होने चाहिए, डिसोशिएट होने चाहिए। लेकिन समटाइम कैसा क्या होता है कि स्पोरेंजिया के अंदर जो पोलन ग्रेन्स है दे रिमेन अटैच टू ईच अदर इन द फॉर्म ऑफ ए मास। क्लियर, वो एक दूसरे से चिपके रहते हैं एक मास के रूप में। किसके रूप में, एक मास के रूप में ऐसे अच्छे से चिपके रहते हैं। और इसी मास को हम क्या कह देते हैं, पोलिनियम कह देते हैं। या फिर क्या होता है कि ये जो माइक्रोस्पोरेंजिया है, एक लोब के अंदर ये जो दो कैविटी हैं, दो माइक्रोस्पोरेंजिया हैं, तो इसके पोलन ग्रेन्स आपस में भी कैसे हो जाते हैं, ज्वाइन हो जाते हैं, चिपक जाते हैं। ठीक है, तो इस केस में हम क्या कहेंगे, पोलिनियम। तो ये जो मास ऑफ पोलन ग्रेन्स है जो स्पोरेंजिया के अंदर, वो क्या कहलाएगा, पोलिनियम। इसका जो एग्जाम्पल है वो है कैलोट्रोपिस। तो आई होप पोलिनियम और भी अच्छे तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं, दैट इज पोलन वायबिलिटी। ठीक है, तो हम एनसीईआरटी से शुरुआत करते हैं। जैसे कि हमने आपको बोला हुआ है कि हम एनसीईआरटी की एक एक लाइन आपको अच्छे से कराएंगे। ठीक है, तो कहीं भी आप एनसीईआरटी में अटकते हैं तो दिस इज द राइट प्लेस फॉर यू। सो लेट्स स्टार्ट। When once they are shed, ये पोलन ग्रेन की बात हो रही है कि जब पोलन ग्रेन एक बार गिर जाते हैं तो पोलन ग्रेन्स हैव टू लैंड ऑन द स्टिग्मा। तो पोलन ग्रेन्स का काम क्या है, पोलन ग्रेन का काम है फर्टिलाइजेशन करना। तो जाहिर सी बात है, तो पोलन ग्रेन किसके पास जाएंगे, फीमेल फ्लावर के पास में, और वहां पर क्या होगा, स्टिग्मा मिलेगा। तो पोलन ग्रेन्स को किसके ऊपर चिपकना है, स्टिग्मा के ऊपर। बिफोर दे लूज वायबिलिटी, इससे पहले कि वो अपनी जो वायबिलिटी है यानी पोलन ग्रेन्स की फर्टिलाइज करने की जो क्षमता है वो लूज हो जाए, इससे पहले उन्हें कहां पर जाना है, स्टिग्मा के ऊपर। इफ दे हैव टू ब्रिंग अबाउट फर्टिलाइजेशन, अगर उन्हें फर्टिलाइजेशन करना है तो इससे पहले कि वो अपनी कैपेसिटी को लूज करें, उन्हें किसके ऊपर जाना होगा, स्टिग्मा के ऊपर बैठना होगा। नेक्स्ट, हाउ लॉन्ग डू यू थिंक द पोलन ग्रेन्स रिटेन वायबिलिटी। आपको क्या लगता है कि पोलन ग्रेन्स की वायबिलिटी कितनी लंबी होती होगी, यानी उनकी वो फंक्शनल कितने दिनों तक, कितने महीनों तक या कितने सालों तक रह सकते हैं। क्लियर। सो अब आती है डेफिनेशन, व्हाट इज पोलन वायबिलिटी। तो पोलन वायबिलिटी क्या है कि वो पीरियड, वो समय जब तक पोलन ग्रेन्स क्या रहते हैं, फंक्शनल रहते हैं, वायबल रहते हैं, जीवित रहते हैं एक तरीके से। ठीक है, दे हैव द कैपेसिटी फॉर द फर्टिलाइजेशन। तो उस पीरियड को हम क्या कहेंगे, पोलन वायबिलिटी कहेंगे। ठीक है, चलिए ना एनसीईआरटी की बुक भी देख लेते हैं। द पीरियड फॉर विच पोलन ग्रेन्स रिमेन वायबल, वायबल यानी फंक्शनल, इज हाईली वेरिएबल। ये हाईली वेरिएबल है। वेरिएबल से मतलब ये है कि कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जिनके पोलन ग्रेन्स जो हैं एक दिन के मेहमान, और कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जिनके पोलन ग्रेन्स जो है काफी दिनों तक क्या कहते हैं, वायबल रहते हैं, फंक्शनल रहते हैं। क्लियर। तो इसलिए क्या एक वेरिएबिलिटी है, विभिन्नता है। एंड टू सम एक्सटेंड डिपेंड्स ऑन द प्रीवेलिंग टेम्परेचर एंड ये क्या है, ह्यूमिडिटी। क्लियर। और काफी हद तक जो पोलन ग्रेन की जो क्षमता है, जो फंक्शनलिटी है, वो किसके ऊपर डिपेंड करती है, दो फैक्टर है भाई। कौन कौन से, टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी, तापमान और आर्द्रता। ठीक है, कि भाई मॉइस्चर लेवल क्या है एटमॉस्फेयर के अंदर। तो अगर मॉइस्चर ज्यादा है तो समटाइम दो पोलन ग्रेन्स वो खराब हो सकते हैं, वो उनकी वायबिलिटी कम हो सकती है, टेम्परेचर ज्यादा है या कम है, जो भी है। इन सम सीरियल्स, कुछ सीरियल्स में, कुछ उसमें क्या है, सच जैसे कि राइस है एंड व्हीट है। ठीक है, कुछ अनाज में क्या होगा, जैसे राइस है, व्हीट है, या पोलन ग्रेन्स लूज वायबिलिटी विद इन 30 मिनट्स ऑफ देयर रिलीज। ओहो, यानी कि चावल में, किसमें, चावल में और गेहूं में जो पोलन ग्रेन्स है, जैसे ही पोलन ग्रेन्स एंथर से बाहर आएंगे, एटमॉस्फेयर में आएंगे, तो उसके आधे घंटे बाद उनकी जो वायबिलिटी है वो क्या हो जाएगी, लॉस्ट हो जाएगी। ठीक है, इसका मतलब तो क्या हुआ, इसका मतलब ये है कि भाई उनको आधे घंटे के अंदर अंदर दे हैव टू शेड ऑन द स्टिग्मा। ठीक है, एंड इन सम मेंबर्स ऑफ रोजेसी, और ये फैमिलीज के नाम दिए हुए हैं, जैसे रोजेसी, लेग्यूमिनेसी, सोलेनेसी, ये सब क्या है, प्लांट की फैमिलीज के नाम है। लेकिन कुछ मेंबर्स हैं जैसे कि रोजेसी, इसमें रोज आता है, लेग्यूमिनेसी जितनी भी दालें हैं वो लेग्यूमिनेसी में आती हैं, सोलेनेसी आलू बैगन,
ठीक है, आलू बैगन इसके अंदर आते हैं। तो दे मेंटेन वायबिलिटी फॉर सेवरल मंथ, ठीक है। इस फैमिली के जो प्लांट्स हैं, उन प्लांट्स में जो मेल प्लांट्स हैं, उनमें जो उनमें जो पोलन ग्रेन्स बन रहे हैं, उन पोलन ग्रेन्स की जो वायबिलिटी है यानी फंक्शनलिटी है, वो क्या है, वो महीनों तक होती है, ठीक है। यू मे हैव हर्ड ऑफ स्टोरिंग सीमेन, आपने सुना होगा कि सीमेन जो होता है उसको स्टोर करके रखा जा सकता है, या स्पर्म्स हैं बहुत सारे एनिमल्स के, उनको हम क्या कर सकते हैं, स्टोर करके रख सकते हैं आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के लिए। देखिए आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन ये वर्ड जो है ह्यूमन बीइंग में बहुत क्या कहते हैं यूज होता है, कि अगर मान के चलो किसी कपल को बेबी नहीं हो रहा है और जो मेल पार्टनर है उसमें जो स्पर्म काउंट है वो कम है, या स्पर्म्स की क्वालिटी क्या है, कम है, इस हद तक कम है कि एक आर्टिफिशियल तरीके से इंसेमिनेशन यानी स्पर्म को इंजेक्ट करना पड़ जाए। तो स्पर्म कई बार कहां से आते हैं, स्पर्म बैंक से, ठीक है। तो अगर जो मेल पार्टनर है उसमें अच्छी क्वालिटी के और स्पर्म नहीं बन रहे हैं, या उनकी काउंट जो है वो कम है, तो इस केस में या तो स्पर्म डोनर या फिर जो स्पर्म बैंक होते हैं वहां से स्पर्म लिया जाता है और फीमेल के जो वेजाइना होता है उसके अंदर स्पर्म को इंजेक्ट किया जाता है, ठीक है, ट्रांसफर किया जाता है विद द हेल्प ऑफ द इंजेक्शन। और इसी चीज को क्या कहते हैं, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन कहते हैं। क्लियर। तो जिस तरीके से स्पर्म्स को स्टोर करके रखा जाता है, भाई अगर हम प्लांट की बात करें तो प्लांट में स्पर्म तो पोलन ग्रेन ही हो गए ना। क्लियर। जो मेल न्यूक्लियस है वो किसके पास में है, पोलन ग्रेन के पास में है मेल न्यूक्लियस। तो ये क्या हो गया, स्पर्म की जगह हम क्या कर सकते हैं, पोलन ग्रेन। अगर हम किसकी बात कर रहे हैं, प्लांट की बात कर रहे हैं, तो इसी तरीके से हम पोलन ग्रेन को भी क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। तो क्या लिखा हुआ है, इज पॉसिबल टू स्टोर पोलन ग्रेन्स ऑफ लार्ज नंबर ऑफ स्पीसीज फॉर ईयर्स। तो मतलब सालों के लिए हम पोलन ग्रेन्स को स्टोर करके रख सकते हैं, किसमें, कौन से लिक्विड में, लिक्विड नाइट्रोजन में। और टेम्परेचर क्या होगा, -196 डिग्री सेल्सियस, यानी टू मच लो टेम्परेचर, इतना कम टेम्परेचर चाहिए, ठीक। सच स्टोर्ड पोलन कैन बी यूज्ड एज पोलन बैंक। और जब हम पोलन ग्रेन को इन कंडीशंस में स्टोर करके रखते हैं तो वही जहां पर स्टोर करके रखेंगे वो क्या कहलाएगा, पोलन बैंक कहलाएगा। और इसी तरीके से हम सिमिलर टू क्या, सीड बैंक, जिस तरीके से हम सीड को स्टोर करके रखते हैं क्रॉप ब्रीडिंग प्रोग्राम्स के पर्पज से। और तो इस तरीके से जो स्टोरेज है किसका, पोलन ग्रेन्स का, इसको हम क्या कहते हैं, क्रायो प्रिजर्वेशन। सो द क्वेश्चन में बी आस्क्ड 1 नंबर कि भाई व्हाट इज क्रायो प्रिजर्वेशन। तो कह सकते हैं क्या, दिस इज व्हाट द स्टोरेज, व्हाट इज क्रायो प्रिजर्वेशन, क्या है, स्टोरिंग क्या, किसको कर रहे हैं, पोलन ग्रेन को, स्टोरिंग पोलन ग्रेन्स, ठीक है, किसमें, इन लिक्विड नाइट्रोजन, इन LIQUID, इन लिक्विड नाइट्रोजन, किसमें, लिक्विड नाइट्रोजन में। टेम्परेचर क्या होगा, एट -196 डिग्री सेल्सियस इज नोन एज क्रायो प्रिजर्वेशन। इज दैट क्लियर। तो इस तरीके से हमने किसके बारे में पढ़ा, पोलन वायबिलिटी के बारे में पढ़ा। क्लियर। चलिए नेक्स्ट, अब हम बात करते हैं किसकी, सो नाउ टुडे, हाँ नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, द पिस्टिल, मेगा स्पोरेंजियम, ओव्यूल एंड एम्ब्रियो सैक। अब हम किसके बारे में पढ़ेंगे, अब हम बात करेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के बारे में। प्लांट हम पढ़ रहे हैं और प्लांट में जो फीमेल फ्लावर होता है, फ्लावर के अंदर कौन कौन से ऑर्गन्स हैं जो कि रिप्रोडक्टिव होते हैं, आज हम वही पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं।